नमस्कार दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रेम की तलाश। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काल्पनिक दुनिया भी क्या आध्यात्मिकता सी लगती है। कुछ आँखों में सपने तो कुछ दिव्यता का प्यार सी लगती है। काल्पनिक सपनों की सोच कुछ अलग खुशी सी लगती है, मानो जन्नत के जादुई दुनिया की ख्वाब सी लगती है। यह कहानी है एक औरत की जिसमें वही चेतना बसती थी जो आम औरतों में होती है, बस उसकी किस्म अलग थी। उसका नाम था रितिका। उसने हिमांशु कुमार के साथ घर बसाया था, लेकिन एक अबूझ कसक हमेशा उसके मन में बनी रहती। कैसा विचित्र जुड़ाव था वो। काया का संपूर्ण समर्पण भाव था, पर मन फिर रह रहकर इस कदर उचाट क्यों हो जाता था। पति के सारे काम करना, लोगों से बातें करना, पति के मित्रों से मिलना, ये सारे काम आराम से करती थी, पर ये सब करते हुए भी एक बेचैनी सी पूरे अस्तित्व पर छाई ही रहती थी। रितिका अति संवेदनशील थी, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। उसका मानना था कि भावनाओं की अभिव्यक्ति एक कला है जो जीवन से धीरे धीरे सीखी जा सकती है। अक्सर वह एक सपना देखती थी कि वो दौड़ रही है, उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं और अंत में सामने समंदर है। लोग हंस रहे हैं और पूछते हैं, अब कहाँ जाओगी? घबराकर वह पानी पर पैर रखती है तो देखती है कि पानी तो नर्म बिछौने जैसा है और वो बड़ी सहजता से पानी पर चलती जा रही है। उस पार कोई है जो बाहें फैलाए उसकी प्रतीक्षा में खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। शुरू शुरू में वह इस सपने से चौंक पड़ती थी, फिर धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि उसके शरीर में एक नहीं दो स्त्रियां हैं। एक जिसका नाम रितिका था, जो किसी की बेटी थी, श्री हिमांशु कुमार की पत्नी थी, जिसकी जाति हिंदू थी, देश भारत था और जिस पर कई नियम कानून लागू होते थे। और दूसरी जिसका नाम औरत के सिवा और कुछ न था, जो धरती की बेटी थी और आकाश का वर ढूंढ रही थी, जिसका धर्म प्रेम था और देश दुनिया थी, और जिस पर एक तलाश को छोड़ कोई नियम कानून लागू नहीं होता था। फिर धीरे धीरे उसे इस स्वप्न में आनंद आने लगा। फिर एक दिन अचानक एक घटना घटी। वह किसी के घर गई थी। वहीं एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। शक्ल सूरत कद काठी सामान्य थी, मगर उसकी आँखें बिल्कुल उसके सपनों वाले बुद्ध की तरह थीं, गहरी और बोलती हुई। वह कितनी देर उसे देखती रही थी। फिर पता चला कि उसका नाम सुनील था। रितिका ने चिकोटी काटी खुद को कि कहीं यह सपना तो नहीं था। मेरा मन शायद वर्षों से कुछ मांग रहा था, सूखे पड़े जीवन के लिए मांग कर रहा था थोड़ा पानी, और अचानक बिन मांगे ही सुख की मूसलाधार बारिश मिल गई। अब उसमें बदलाव आने लगा था। जब एक रितिका
अपने पति के पास बैठी होती, दूसरी सुनील के पास बैठी होती। एक रितिका के पास शरीर का अस्तित्व था, दूसरी रितिका के पास कल्पनाओं की अपनी दुनिया थी। अब वह कल्पना की जगह सचमुच सुनील से बातें करना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। फिर एक दिन उसने दोस्तों के साथ सुनील को भी चाय पर बुलाया। सभी गपशप कर रहे थे। तभी एक मित्र ने कहा, मेजबान की तारीफ में सभी लोग एक एक वाक्य कागज पर लिखकर दें, देखें कौन कितना अच्छा लिखता है। सभी ने लिखकर दिया। जब सुनील की बारी आई तो उसने हाथ में ली हुई कलम से खेलते हुए रितिका की तरफ देखा और धीरे से रितिका के कान के पास आकर बोला, मुझे लिखना नहीं आता, क्योंकि किसी के दिल की कोई भाषा नहीं होती। मुझे तो बस आँखों की भाषा पढ़नी आती है। और रितिका ने पहली बार जाना कि आँखें मौन रहकर भी कितनी स्पष्ट बातें कर जाती है, और वह काँप गई थी। मगर उसने महसूस किया कि बचपन से जिस उदासी ने उसके अंदर डेरा जमा रखा था, वो आज दूर चली गई थी। एक उत्साह, एक उमंग सी भर गई थी उसके रोम रोम में। सबके चले जाने के बाद रितिका ने सुनील के जूठे प्याले में बची हुई ठंडी चाय का घूंट लेकर सोचा कि क्या मैं दीवानी हो गई हूँ। जैसे उसने एक ऐसी वस्तु का आस्वादन कर लिया था जो पहले कभी नहीं पी थी। फिर खामोशी से कितने ही दिन बीत गए। एक शाम वो घर में अकेली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने सुनील खड़ा था। उसकी जो दृष्टि रितिका की ओर उठी थी, वह असावधान नहीं थी, वह मूक भी नहीं थी। आँखों में जुबान उग आई थी। वह एक पुरुष की मुग्ध दृष्टि थी, जो नारी के सौंदर्य के भाव से दीप्त थी। दृष्टि रितिका की आँखों पर टिकी थी। उसकी आँखें झुक गईं, पर वह इस तथ्य के प्रति पूरी सचेत थी कि सुनील की दृष्टि ने अब संकोच छोड़ दिया है, वह ढीठ हो गई है। उसकी दृष्टि जैसे देखती नहीं थी, छूती थी। वह जहाँ से होकर बढ़ती थी, जैसे रोम रोम को सहला जाती थी। रितिका का शरीर थर थर काँप रहा था। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि उसका मन इतना घबरा क्यों रहा है। वह पहली बार किसी पुरुष से नहीं मिली थी, न ही पहली बार किसी पुरुष के सानिध्य में आई थी। उसने पुरुष दृष्टि का ना जाने कितनी बार सामना किया था, मगर यह दृष्टि उसे व्याकुल कर रही थी। सुनील की दृष्टि में प्रशंसा थी, और वह प्रशंसा रितिका के शरीर को जितना पिघला रही थी, उसका मन उतना ही घबरा रहा था। आप बहुत सुंदर हैं, तन और मन दोनों से, सुनील ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अपने रूप की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। युवक उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था। ऐसे भयभीत थी जैसे कोई संकट आ गया हो। वह सम्मोहित सी देखती रही, पर उसका विवेक लगातार हाथ में चाबुक लिए उसे पीट रहा था। यह ठीक नहीं है रितिका, यह ठीक नहीं है, संभल जा। तभी सुनील ने कहा, उस दिन गलती से आपकी कलम मेरे पास रह गई थी। उसने कलम निकालकर
रितिका की ओर बढ़ा दी। मोहब्बत में सारी शक्तियाँ होती हैं, एक बस बोलने की शक्ति नहीं होती। रितिका ने इतना ही कहा, यह जहाँ है इसे वहीं रहने दीजिए ना। तभी इतने दिनों तक लौटाने नहीं आया था। उसने शरारत भरी निगाहों से कहा। थोड़ा आगे झुककर उसे ध्यान से देखा और बोला, आप अपना महत्व नहीं जानती। कैसे जानेंगी? आपके पास अपनी नज़र है, मेरी नहीं। मेरी नज़रों से देखेंगी तो जानेंगी कि आप क्या हैं। पता है आपको, देखा तो मुझे यह समझ में आया कि माँ की आवश्यकता पुरुष को तभी तक होती है जब तक वो अबोध होता है। बोध होने पर उसे माँ नहीं, प्रियतमा की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने वयस्क प्रेम की प्रतिध्वनि पा सके। और हाथ की सिगरेट बुझाकर उसने रितिका की ओर इतनी उदास नज़रों से देखा कि रितिका को लगा था वह एक औरत नहीं थी, एक सिगरेट थी जिसको सुनील ने एक ही नज़र से सुलगा दिया था। और वह चला गया। उस दिन के बाद से रितिका नहीं रही, एक सुलगती सिगरेट बन गई थी जिसे सुनील ने सुलगा दिया था, पर पीने का अधिकार नहीं लिया था। वह कला में निपुण नर्तकी की तरह अपने यथार्थ और कल्पना दोनों के साथ खेल रही थी। और फिर एक दिन उसे पता चला कि सुनील को कोई दूसरी नौकरी मिल गई है और वो मुंबई जा रहा है। वो सुनील से मिलने गई और पूछा, तुम्हें इसी तरह चले जाना था, मुझे बता नहीं सकते थे? जाने उसकी आवाज़ किन गहराइयों से निकल रही थी कि उसे खुद भी सुनाई न दी थी। मैं रात को आया था आपके घर, कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने सोचा आप लोग सो रहे होंगे, सो मैं बाहर से ही लौट आया। काश आप मिले ही ना होते। रितिका के मुंह से अनायास ही निकल गया। वो देखता रह गया और बोला, इसीलिए तो जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और वो विदा लेकर घर लौट आई। उस रात रितिका अपने पति के साथ बस लेटी हुई थी। उसके शरीर को अपने शरीर से सटाकर ये पलंग पर लेटा हुआ कौन सा आदमी था? यह वही रात थी। उसे अच्छी तरह याद है कि जब एक मासूम उसकी कोख में आया, उसकी चेतना में सुनील ही था। इसके बाद उसने डायरी लिखनी शुरू की और फिर से डायरी उसकी ऐसी आवश्यकता बन गई थी जैसे दर्पण जिसमें वह खुद को देख सकती थी। एक दिन अचानक ये ख्याल आया कि अगर ये डायरी किसी ने पढ़ ली तो उसने निश्चय किया कि वो डायरी को पराए हाथों से बचाने के लिए जला देगी। मगर जब वो डायरी को तीली लगाने लगी तो उसके हाथ बिलख उठे। अगर कभी एक बार इस डायरी को सुनील पढ़ लेता, मैं भले ही मर जाऊं, तब भी कभी उसे ध्यान आता और सोचता, एक थी रितिका। फिर एक दिन वो भी आया जब रितिका ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि सुनील का कल्पित मुख और बच्चे का यथार्थ मुख मिलकर एक हो गया था। बच्चे की शक्ल हूबहू सुनील से मिलती थी। उसके अंदर की प्रेमिका और माँ मिलकर एक हो रही थी। एक संतुष्टि थी जिससे अंदर की दरार
मिटती जा रही थी। वह सोचने लगी थी कि अब वो पति के साथ न्याय कर सकेगी। आखिर वो एक नेक आदमी था और वो उसके बच्चे का बाप था। भले ही वो और उसका पति कभी उलझे नहीं थे, दोनों एक दूसरे की बातों में सहमति देते थे और दिखने में दोनों का जीवन शांत पानी सा दिखता था। पर अंदर ही अंदर दोनों को पता था कि ये शांत ठहरा पानी गंध लाने पर आ गया है। इस पानी पर खामोशी की काई जमने लगी थी, क्योंकि पति को अभिव्यक्ति की कला आती ही नहीं थी। विभोर यही नाम रखा था उसने अपने बच्चे का। विभोर जब स्कूल जाने लगा तो रितिका की विकलता बढ़ गई। धीरे धीरे वो खुद से बातें करने लगी थी। एक दिन अचानक सुनील उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कब आए? कुछ देर बाद रितिका ने कहा, कल आया। अब तो शादी कर ली होगी। अचानक सोफे पर बैठते हुए रितिका ने पूछा। जिसके साथ शादी करना चाहता था उसने मुझसे पहले ही किसी और के साथ शादी कर ली है, फिर मैं किससे शादी करूं? रितिका ने संभल कर उसकी तरफ देखा। न जाने क्यों उसकी आंखों का सामना न कर सकी और सिर झुका लिया। दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। रितिका को पता ही नहीं चला कि सुनील कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। उसने कोशिश की मगर उससे कुछ बोला न गया। रितिका के होठों पर सुनील के होठ झुके हुए थे और रितिका उसे तो जैसे याद ही नहीं कि उसके शरीर में किसी और के प्यार की स्मृति है भी या नहीं। यह तुमने मेरे साथ क्या किया? रितिका की आवाज़ कांप रही थी। सुनील ने उसे उठाकर पलंग पर बैठा दिया था और खुद पलंग के एक कोने पर बैठ गया। तुमने मुझसे कभी भी बात नहीं की। मैं इतने सालों तक खुद से बातें करती रही हूँ। रितिका ने धीरे से कहा, मैं सोचता था तुम्हारी शादी हो चुकी है। एक बसे हुए घर को उजाड़ना नहीं चाहता था, पर जब कोई किसी की कल्पना में आ जाए और जीवन में ना आए तो मेरे ख्याल से वो एक बसता हुआ घर नहीं रह जाता। आंखें बंद कर जब कोई औरत किसी और को याद करती है, पर आंखें खोलकर किसी दूसरे का चेहरा देखती है, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? रितिका ने नज़रें सुनील के चेहरे पर गड़ा दी। मैं कानून नहीं समझती, धर्म नहीं समझती, समझती हूँ तो सिर्फ इंसान को और इंसान के सरल स्वभाव को। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार कर सकती हो, क्योंकि समाज के इस ढांचे को तोड़ना सरल नहीं होता। मैंने कई वर्ष सोचने में ही बिता दिए। मैं अंदर और बाहर से एक होकर जीना चाहता हूँ, पर आज मेरा सब्र टूट गया है। सुनील बोलते बोलते मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ रितिका के घुटनों पर थे और आँखें जैसे तरल होकर उसकी आँखों में समाई जा रही थीं। उसे हैरानी हो रही थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसके जीवन से जुड़ा कोई दृश्य है। उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा पल उसकी कल्पना में ही था। कहीं कोई पुरुष अहम नहीं, प्रेम
आदमी को और ज़्यादा इंसान बनाता है। सुनील के निर्मल प्रेम ने उसे ये एहसास कराया था वो एक रूढ़िवादी परिवार की लड़की थी और उससे भी ज़्यादा रूढ़िवादी परिवार की बहू। वो खुद यह नहीं समझ पा रही थी कि उसके लिए यह कैसे संभव है कि घर में सक्षम संपन्न पति के रहने के बावजूद वो गैर मर्द के स्पर्श को उत्सुक हो रही है। कहाँ गए वर्षों पुराने संस्कार जिन्हें खून में संचारित करते हुए इतने वर्षों में किसी पुरुष के प्रति कोई आकर्षण तक न जागा था। आंखें मूंदकर उसने अनुभव किया कि ये कोई अपरिचित पुरुष नहीं है बल्कि उसका स्वप्न पुरुष है। रितिका ने पाया कि एक हाथ सिराने रखकर दूसरे हाथ से सुनील ने उसे आलिंगन में लेना चाहा। नहीं सुनील नहीं, रितिका ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। क्यों? सुनील की आवाज़ अटक गई मगर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी विचार शक्ति स्तब्ध थी। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी तप्त श्वासों को शीतल वायु की ज़रूरत थी। फिर वहीं खड़े खड़े बोला, चलो रितिका, मुझे दरवाजे तक छोड़ आओ। उसने देखा सुनील का रंग सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आवाज़ आज्ञा की तरह थी। रितिका उसके साथ बाहर तक आ गई और वो चला गया। अंदर आकर वो सोफे पर गिर पड़ी। उसे लगा मिनटों में ये क्या से क्या हो गया। क्या यह किसी का अपराध है, मेरा या सुनील का, या फिर यह मेरी विवेकहीनता थी, या फिर अचानक होने वाली कोई भूल, कोई दुर्घटना। क्या कहेंगे इसे? यह मैंने क्या कर दिया? जिन हाथों की इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, आज खाली लौटा दिया। देह के भीतर अच्छा लगने की इतनी तीव्र अनुभूति क्यों? अब क्या करूं इस शरीर का? इसे पवित्र रखकर मैंने क्या संवार लिया? क्या पवित्रता यही होती है? यह शरीर उसको अर्पित न हुआ जिसके लिए बना था। स्त्रियों के चरित्र और चरित्रहीनता का मामला सिर्फ शारीरिक घटनाओं से क्यों तय किया जाता है? कितना विचित्र नियम है। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, जैसे उसमें हिलने की भी शक्ति नहीं रही थी। अचानक विभोर की आवाज़ से वो हड़बड़ा कर उठी और उसे गले लगा लिया और सोचा कि इसे लेकर उसके पास जाऊंगी और कहूंगी कि देखो, बिल्कुल तुम्हारी अपनी सूरत है विभोर में। मगर दूसरे ही क्षण उसे लगा कि भला वह किस तरह मेरी बात मानेगा। आज से पहले तो मैंने कभी उसका हाथ भी नहीं छुआ था। कौन सा विज्ञान ये मानेगा भला? और आज भी कौन सा छुआ है? मैंने उसके स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचाई है। सालों से उसने जब्त किया था। ये प्रेम में कुछ पाना नहीं था, बल्कि खुद को समर्पित करना था। वो ये क्यों नहीं समझ सका कि औरत के इनकार में उसके संस्कार भी होते हैं। औरत जब किसी से प्यार करती है तो पूरा प्रेम करती है, फिर वह अपने पास कुछ नहीं रखती। आगे के कुछ दिन याद नहीं कैसे बीते थे। दिल की बात किसी से कह नहीं सकती थी और एक दिन पता चला कि सुनील शहर छोड़कर कहीं और चला गया। उस रात अधिकांशतः नींद रितिका के सिराने ही बैठी रही। रितिका को अपनी पराजय को स्वीकार करने का एक अजीब साहस हुआ। उसने सोचा
कि कम से कम मैं अपने पति से सच तो बोल सकती हूँ। एक रात रितिका ये साहस अपने होठों पर ले आई। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? उसके पति ने आश्चर्य से पूछा। मैं सदा आपका आदर करती हूँ, पर सोचती हूँ कि किसी का आदर करना ही काफ़ी नहीं होता। हिमांशु पथराई आँखों से उसे देख रहा था। तुम्हें क्या तकलीफ़ है रितिका? आपकी दी हुई कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर ये सब क्या है? बस इतना कि मुझे यहाँ सब कुछ निर्जीव सा लगता है। और फिर अपनी ही बात पर मुस्कुराकर रितिका बोली, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिए बिना ही मर जाऊंगी। मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मैं मरने से पहले कुछ दिन जीकर देखना चाहती हूँ, भले ही वो थोड़े से दिन हों। रितिका ने थके हुए स्वर में कहा। हिमांशु को किसी प्रश्न या उत्तर से डर नहीं लगा था, लेकिन आज रितिका से प्रश्न करने में उसे डर लग रहा था। उसने डरते डरते पूछा, तुम्हारे जीवन में कोई और है? है भी और नहीं भी, रितिका ने जवाब दिया, क्योंकि वह आदमी मेरे जीवन में उतना नहीं है जितना मेरी कल्पना में है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। सुनील। रितिका जैसे नींद में बोल रही थी। उसे तो शहर से गए कई वर्ष हो गए हैं। हाँ। इन सालों में कभी वो यहाँ आया है? एक बार। मुझे नहीं पता वो कितने दिन रहा। बस मैं उससे 2 घंटे के लिए मिली थी। क्या वो तुम्हें पत्र लिखता है? कभी नहीं। हिमांशु को ये बड़ा अजीब लगा। उसने ये भी पूछ लिया जो उसने सोचा भी न था। तुम और सुनील कभी जिन अर्थों में आप पूछना चाह रहे हैं उन अर्थों में कभी नहीं। हिमांशु को क्रोध की बजाय निराशा ने घेर लिया। रितिका को लगा यदि हिमांशु शक्ति से पेश आते तो अच्छा होता, क्योंकि जो आदमी शक्ति करे उससे घृणा की जा सकती है, और जिससे घृणा हो जाए उससे टूटने में देर नहीं लगती। घर में एक खामोशी ने घर कर लिया था, और इस माहौल में रितिका को घुटन होती थी। अपनी घुटन से निकलने के लिए एक दिन वो अपनी सहेली के घर गई, जहां उसे पता चला कि यहाँ से जाने के बाद सुनील का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और वह अभी तक बीमार है। सुनकर रितिका कांप गई थी। उसे लगा उसकी इस हालत की जिम्मेदार वही है। वह घर आकर अपनी बेबसी पर बहुत रोई। रोते रोते उसका ध्यान विभोर की तरफ गया, जो उसके आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा वो एक बच्चे का मुंह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और जवान मर्द का मुंह है। एक सच्चे दोस्त का मुंह, जो इस समय एक माँ को ढांढस नहीं बता रहा था, एक औरत की मजबूरी से बातें कर रहा था। बच्चे को माँ के दुख का ज्ञान नहीं था। उससे केवल माँ के आंसू न देखे गए, और वह एक शाश्वत मर्द बनकर एक शाश्वत औरत के आंसू पोंछ देना चाहता था। रितिका ने तड़पकर विभोर को आलिंगन में कस लिया। समाज में हर स्त्री को घुट घुट कर मर जाना तो आता है, पर सांस लेने के लिए किसी भी खिड़की या दरवाजे को तोड़ देना नहीं आता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर कहीं मुझे सुनील न मिलता तो मैं कल्पना की दुनिया में जीती और मर जाती। सुनील अपने जीवन की राह पर
चलते चलते उस स्थान पर आ गई हूँ जहाँ से कई राहें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं किधर जाऊँ। मुझे लगता है सभी राहें तुम्हारी तरफ जाती हैं। आज किसी एक राह में खड़ा कोई मुझे पुकार रहा है और किसी राह से कोई आवाज़ नहीं आती। इसीलिए मैं उस एक राह की ओर मुड़ रही हूँ। उसकी ज़िंदगी ने एक और नया मोड़ ले लिया था। अब उसकी शेष आयु सिर्फ पानी का बहाव बन गई थी। इस बहाव में कुछ पल सांस लेने के लिए दो किनारे थे, एक विभोर और दूसरी दुनिया भर की किताबें जो उसके हाथ में आकर छूटने का नाम नहीं लेती थीं। सुनील अब उसके लिए इस तरह हो गया था जिस पर न कोई अधिकार है न उलाहना। प्रेम अब भी उसे ही करती है, पर इस तरह नहीं जैसे एक औरत मर्द को प्रेम करती है, बल्कि इस तरह जैसे कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है। वह अब प्रेम से प्रेम करने लगी थी। उसका प्रेम वहाँ पहुँच चुका था जहाँ वो खुद ईश्वर बन जाता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।